तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से हम अंडर रूट वाली संख्याओं को दर्शाते हैं, जैसे अंडर रूट 2 और 3 के बारे में पढ़ा था। और सारा मैंने बताया था परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार के बारे में। इस अनुच्छेद में हम एक अगला दृष्टिकोण और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा ना। चलिए इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव का प्रसार का मतलब है, जैसे हम संख्याएं करते हैं तो दशमलव में लिखते हैं ना। जैसे कि हमारा हो जाएगा 0.1123 ऐसे है, तो ये क्या है, दशमलव लगा रहे हैं ना। तो इस दशमलव में संख्याओं को कैसे हम लाते हैं, तो ये हमारा दशमलव प्रसार होता है। अब इसको देखते हैं ये कैसा है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। यहाँ हम इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं की तुलना में परिमेय संख्याओं से अधिक परिचित हैं। इसीलिए हम अपनी चर्चा इन्हीं संख्याओं से प्रारंभ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 10/3, 7/8 एंड 1/7, ठीक है। तो शेष फलों पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या आप कोई प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, चलो भाई ये भी समझते हैं क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तो देखो, जैसे कि हमारा ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव का प्रसार ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्या होता है, चलो देख लें। तो ये क्या होता है, देखो पहला क्या था हमारा, तो पहला हमारा याद रखिएगा, ये हमारा 10/3। अब हम 10/3 की बात करते हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार देखो ये कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 10/3 था, यानी 10/3 का मतलब क्या होता है जनरली, कि हमने 3 से 10 को देना है भाग, ठीक है, ये होता है बात। अब अगर हम भाग दे करके देखेंगे और हम इसी जो है दशमलव प्रसार विधि में हम इस तरीके से कुछ भाग करते हैं। ये कैसे, समझो। पहले एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा, जैसे ये तुमको दिख रही होगी, ठीक है, ये हमने खींच ली। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3, क्योंकि 3 से 10 को भाग देना है, ठीक है। फिर 3 3 सा 9 होता है, इसलिए ये 3 ऊपर गया, दूसरा वाला 3 3 सा 9। अब बचा क्या, 1 शेष बचा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा। फिर 3 3 सा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 सा 9, क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए हम 0 बढ़ा लेंगे आगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 3.333 कंटिन्यू ऐसे ही संख्या आती जाएगी ये अनंत तक, ठीक है। तो 3.3333 आएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.34, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और देख लो, ये तुम्हारा दशमलव प्रसार करने का तरीका होता है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस लगता है टफ, लेकिन टफ ये है नहीं। इसमें क्या करना, बस हमने ऐसे लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 10 लिया, क्योंकि 10 को हमको भाग करना है 3 से। अब 3 3 सा 9 होता है, तो 3 3 3 सा, ये 3 सा हो गया 9, ठीक। ऐसे नीचे लिया, फिर तो बचा 1, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर 3 3 सा, फिर 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 3 सा 9, ऐसे ही करता चला जाएगा। तो आ गया 3.33। बस ये ऐसे ही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसको ज़रा एक और चीज़ में दिखा दो, इसका आप कैसे और करना इसी तरीके से। लेकिन अगर आप 3 से 10 को भाग देते हो तो भी तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देख लो करके, मैं दिखाती हूँ करके। जैसे अभी जैसे आप 3 से 10 को भाग दो तो क्या आएगा, 3 3 सा आपका 9, ठीक है, एक बचा, फिर आप पॉइंट लगाओगे 0, फिर 3 3 सा 9, फिर एक बचा, फिर 0, फिर 3 3 सा 9, ऐसे ही आ रहा है। तो वही चीज़ तो वहाँ भी हो रही थी ना, वही चीज़, सेम चीज़ वहाँ भी हो रही थी। आपकी जो चीज़ यहाँ हो रही है, जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ भी हो रहा था ना, ये चीज़ यहाँ भी हो रही है। बस यही आपका क्या है, इसका दशमलव प्रसार है आपका, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, तो इसमें शेष क्या बच रहा है, पूछ रहे भाई शेष क्या बचेगा। तो इसमें शेष जो बचेगा आपका एक ही तो बार बार बच रहा है ना लास्ट में, तो ये हमारा शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और भाजक क्या होता है, भाजक वो संख्या होती है जिससे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है। तो ये भाजक कहलाती है। तो भाजक क्या हो गया आपका, 3 हो गया, और शेष क्या हो गया, बार बार एक ही बच रहा है और वो कभी खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे करते जाएंगे तो अनंत आता चला जाएगा। जैसे नेक्स्ट हमारा क्या था,
जब से दूसरी संख्या में दे रखी है 7/8, ठीक है, यानी 8 से हमको 7 को भाग देना है। तो 8 से 7 को भाग देना है तो भाई 8 से होता है 7 छोटा, ठीक है, 8 से होता है 7 छोटा। तो क्या करेंगे उसके लिए हम पहले पॉइंट लगाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे ये दर्शाया और मैं इसे भाग के फॉर्म में भी समझा दूंगी। 8 से 7 होता है छोटा, तो पहले 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। अब 70 तो बड़ा है 8 से, तब कटेगा, ठीक है। तो 8 8 जा 64 तुम्हारा गया, तो बचा कितना 6, ठीक। अब पॉइंट लगाता फिर 0, अब 60 के लगभग, तो ये 8 7 जा 56 आ गया आपका, ठीक है। फिर आपका 40 बचा, ठीक है, और 40 कट जाता है पूरा पूरा, यानी इसमें क्या हो गया, इसमें शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा आपका 6 4 0, ठीक है। कैसे 6 4 0, देखो इसमें कौन कौन से शेषफल दर्शाते हैं जो बचते हैं, ठीक है। यानी पहला आपका क्या बचा था 6, फिर आपने 0 तो अलग से लिया है ना, तो पहला शेषफल आपका क्या था ये 6, दूसरा शेषफल आपका क्या बच रहा था ये 4, और तीसरा क्या बच रहा था आपका 0, क्योंकि आपने 0 लगाए हैं अलग से, ठीक। तो पहला 6, दूसरा 4 और तीसरा आपका 0, यही यहाँ पर तीनों लिख दिए गए हैं 6 4 0, ठीक है। भाजक क्या है 8, क्योंकि 8 से ही हमने भाग किया था, तो ये हमारा भाजक हो गया। अब लास्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें का। तो लास्ट वाला क्या कह रहा है, ये 1/7, ठीक है। अब 7 से 1 को भाग देना है भाई, तो 1 तो छोटा है 7 है बड़ा, ऐसे फिर से हमने किया, ठीक है। यहीं पे देख लो यार, देखिए, ठीक है। 7 है बड़ा, 1 है छोटा, तो हम क्या करेंगे फिर से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो ये अब बन गया 10। अब 7 से जब 7 1 जा 7 करा तो हमारे पास बचा 3, फिर हमने 0 बचाया, यानी पहला शेषफल हमारा क्या होगा, पहला शेषफल 3 आएगा, ये देखो यहाँ पे 3 आ गया। दूसरा शेषफल क्या आएगा, दूसरा शेषफल, तो दूसरे के लिए हमने जब 30 से काटा 7 4 जा 28, तो तुम्हारे क्या बचा 2 बचा, ठीक है। तब तुम्हारा ये 2 बचेगा, पहले बचा 3, ठीक है, पहले बचा 3, फिर बचा ये 2, अब ये फिर कितना जाएगा 7 2 जा 14, तो फिर बचा आपका 6, ठीक है। और फिर आपका क्या बचेगा, फिर आपका बचेगा 4, ऐसे करके ये शेषफल बचे, सेम ऐसे काटना है। और अंत में क्या बचा 1, यानी कि ये क्या बचा तुम्हारा, ये भी बचा, तो 1 भी बच गया, यानी कि इतने ये तुम्हारी जो है ये तुम्हारे शेषफल बच गए और भाजक तुम्हारा 7 हो गया। यानी भाजक और शेषफल पता चल गया, दशमलव प्रसार हम कैसे करते हैं ये पता चल गया होगा, ठीक है। देखा गया आपने कितना सिंपल है ना, जैसे हम भाग देते बस वैसे ही भाग करना है, बस इसको इस फॉर्म में लिख के करना है। जैसे आप वर्गमूल वाली कहानी वर्गमूल करते हो ना, थोड़ा कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन ये अलग होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें जिससे आप काटते हो वो संख्याएं ऊपर आ जाती हैं आपकी, ठीक है, वो ये आपका ऊपर आ गया है, और ये आपका जो है भाजक आपका यहाँ साइड में आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी संख्या हो गई। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दें, इनको ध्यान से पढ़ना। यहाँ आपने किन किन बातों पर ध्यान दिया है इसको ज़रा देख लेते हैं। आपको कम से कम 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, देखो जैसे ये है, ठीक है, ये या तो शेष क्या बच रहा है 0 बच रहा है अंत में, या फिर पुनरावृत्ति यानी कि बार बार उसी चीज़ का आना। जैसे आपने 3 से 10 को भाग दिया तो क्या हो रहा है, पहले 1 बचा, फिर 1 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है। तो ये कह रहा है या तो बार बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार 1 आ रहा है, वो 1 बार बार आ रहा है यानी 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, या फिर तो यही कह रहा है, ये कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। 1/3 में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है और भाजक 3 है। 1/7 में शेषों की पुनरावृत्ति में 6 प्रविष्टियाँ 3 2 6 4 5 1 हैं और भाजक 7 है। मतलब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती हो तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। यानी कि जो शेष बच गए हैं, ठीक है, उनकी बार बार अगर वो बार बार वही शेष बच रहा है तो क्या होगा, भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तो भागफल में भी है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, जो शेष तुम्हारा सेम बच रहा है, शेष सेम बचने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा बार बार एक ही तो बच रहा था, बार बार 1 बच रहा था, तो क्या होगा, जो हमारा ऊपर का भागफल आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, वो भी मतलब कि बचता ही जाएगा, लगातार वही आता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 लगातार आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, लगातार शेषफल 1 बच रहा है, एक ही जैसा बच। सो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वही बातें जो हमने देखी है वही बातें इसमें लिखी हुई है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये यद्यपि केवल ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमने यह प्रतिरूप प्राप्त किया है, परंतु यह पी अपॉन क्यू यानी क्यू इज इक्वल टू नॉट है 0, ठीक है। तो उसके रूप की सभी परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। क्यू और पी से क्यू से पी को भाग देने पर मुख्य दो बातें घटती हैं, या तो शेष शून्य हो जाता है या कभी भी शून्य नहीं होता है, और तब हमें शेषफलों की एक पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त होती है। ये बात समझ में आई। ये वही बात कह रहा है कि मतलब या तो लास्ट में 0 बचता है या फिर क्या होता है वही संख्या बार बार, जैसे 1 था तो बार बार 1 आ रहा था, तो उसकी वजह से भागफल कहता कभी खत्म नहीं था। 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 कंटिन्यू था ना, हमने देखा। वही चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्थिति क्या है इसकी। पहली स्थिति, शेष शून्य हो जाता है। जब शेष क्या होता है, शून्य बचता है। जैसे 7/8 वाले उदाहरण में हमने क्या देखा था, 7/8 वाले उदाहरण में हमने देखा था कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है, और 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 था। देखो यही था, ये देखिए आप, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या था, 0. सो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वही बातें जो हमने देखी है वही बातें इसमें लिखी हुई है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये यद्यपि केवल ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमने यह प्रतिरूप प्राप्त किया है, परंतु यह पी अपॉन क्यू यानी क्यू इज इक्वल टू नॉट है 0, ठीक है। तो उसके रूप की सभी परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। क्यू और पी से क्यू से पी को भाग देने पर मुख्य दो बातें घटती हैं, या तो शेष शून्य हो जाता है या कभी भी शून्य नहीं होता है, और तब हमें शेषफलों की एक पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त होती है। ये बात समझ में आई। ये वही बात कह रहा है कि मतलब या तो लास्ट में 0 बचता है या फिर क्या होता है वही संख्या बार बार, जैसे 1 था तो बार बार 1 आ रहा था, तो उसकी वजह से भागफल कहता कभी खत्म नहीं था। 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 कंटिन्यू था ना, हमने देखा। वही चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्थिति क्या है इसकी। पहली स्थिति, शेष शून्य हो जाता है। जब शेष क्या होता है, शून्य बचता है। जैसे 7/8 वाले उदाहरण में हमने क्या देखा था, 7/8 वाले उदाहरण में हमने देखा था कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है, और 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 था। देखो यही था, ये देखिए आप, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या था, 0.875। ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि 7/8 वाला जो उदाहरण था हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या था, इसका दशमलव प्रसार, यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार आपका 0.875 आया था। यही वहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 7/8 वाले में आपका जो दशमलव प्रसार था वो आपका 0.875 है, ठीक है। ऐसे 1/2 का क्या आएगा, 0.5। तो दशमलव प्रसार क्या है, बटे को हम दशमलव में जब चेंज करते हैं तो वही उसका दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। आपको प्रोसेस बस इस वाले प्रोसेस से जो हमने ऐसे करके हल किया था ना, बस इसी विधि से आपको हल करना है। इसमें बात कुछ अलग नहीं है, भाग ही हो रहा है, ठीक है। इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव। किसे बोलेंगे शांत, मतलब वो शांत हो गया, मतलब क्या हुआ, शेष शून्य हो गया और वहाँ पर सारा क्या हो गया, कट गया, यानी कि आखिरी में क्या हो गया आपका, कुछ भी शेष बाकी नहीं रह गया। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण में क्या था, आपका लास्ट में 0 आया, अब इसके बाद ये कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद ये इसका काम खत्म हो गया, तो ये आपका क्या है, ये शांत हो गया। अब इसके बाद ये शांत हो गया, तो ये क्या कहला रहा है, आपका शांत दशमलव कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार, शांत है, शांत नहीं है, ये शांत है, ठीक है, जिससे टर्मिनेटेड है। उसके बाद ये देखो ज़रा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक देखो, जैसे यहाँ पर है लास्ट में 1 बचता ही जा रहा है, फिर हम 0 बढ़ाएंगे और फिर एक ही एक बचता रहेगा, ये रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये 0 के बाद इसका खत्म हो गया काम, ठीक है। तो ये क्या है, आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग बोलेंगे, शांत बोलेंगे। दूसरी स्थिति क्या है, एक स्थिति तो हमने देख ली जब शेष शून्य हो जाता है। दूसरी क्या है, जिसमें शेष कभी भी शून्य नहीं होता। जिसमें अभी हमने क्या देखा था, जिसमें क्या था हमारा 3 वाला, ठीक है। जिसमें हमारा क्या था, ये था 3 से जो 10 को भाग था, ये वाला, जिसमें क्या है, शेष कभी भी शून्य होगा ही नहीं, ठीक है। इस स्थिति में कभी भी शेष आपका, इस स्थिति में कभी भी शेष आपका शून्य नहीं आएगा। ये एक के बाद कंटिन्यू ऐसे ही आता चला जाएगा, ठीक है। तो यही ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो शेष कभी शून्य नहीं होता, ठीक है।
जैसे 1/3 और 1/7 वाले उदाहरण में हम यहाँ पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तब हम यह कह सकते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। उदाहरण के लिए 1/3 का 0.3333 और 1/7 का 0.142857 और ऐसे करके कंटिन्यू आता रहता है। देखो इतना जब आया ना 142,142,857, इसके बाद फिर से यहाँ से इसकी पुनरावृत्ति हो गई और फिर से इसकी देखो पुनरावृत्ति हो रही है, और यही टर्म आगे ऐसे ऐसे आता ही चला जाएगा, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, वो क्या है आपके शांत, ये क्या है आपके शांत दशमलव, जिसमें क्या होता है 0 हो जाता है, वो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है तो शांत हो गया, ऐसे याद रखो। ठीक है, शांत हो गया तो शांत हो गया। ठीक है, और जिसमें शून्य कभी नहीं होता वो क्या है आपका अनवसानी आवर्ती कहलाता है। अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग है जो शांत हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग जो शांत नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अनवसानी आवर्ती हिंदी में बोलते हैं। फिर है आपका यह दिखाने के लिए कि 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है, इसे हम 0.3 और ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे 3 के ऊपर ये ऐसे जो हमने ये छत डाल दी ना, ऐसे करके सिंबल बना देते हैं। आपने कभी कोई देखा होगा, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, बार बोलते हैं। तो ये आपका जब हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, यही संख्या ये आगे थी लगातार। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो हम इसे क्या करते हैं, जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा के उसको शो करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि 1/7 के भागफल में अंकों के खंड 142,857 इतने की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी मैंने दिखाया था ना कि ये देखो यहाँ तक आया, उसके बाद फिर यही सीरीज़ यहाँ तक वापस आ रही है, और फिर ये आ रहा है, और फिर यहीं आएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ कह रहा है कि पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए हम 1/7 को 0.142857। अब देखो जितनी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, ध्यान देना, जितनी संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसके पूरे पर हम बार का चिन्ह लगाते हैं, उसके पूरे पे बार का चिन्ह लगाते हैं। देखो जैसे 142,857, इस पूरे डिजिट के ऊपर बार का चिन्ह लगाए। क्यों? क्योंकि ये पूरे डिजिट की देखो पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे गया, फिर इसके बाद देखो सेम है 142,857, फिर 142,857, फिर 142,857, ऐसे आ रहा है ना। तो जिस पूरे संख्या की जो है पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगाते हैं और इस रूप में इसको लिखते हैं। जहाँ अंकों के ऊपर लगाया गया दंड अंकों के उस खंड को प्रदर्शित करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है, वही बात जो मैंने कही। ठीक है, साथ ही 3.57272 इसको हम कैसे 3.572 को बार के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या 7272 बार बार आ रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अतः इन सभी उदाहरणों से अनवसानी आवर्ती यानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार प्राप्त होते हैं। इस तरह हम यह देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प होते हैं, या वो शांत होते हैं या वो अनवसानी यानी कि अशांत होते हैं। ठीक है, एक शांत होंगे या फिर अशांत होंगे। अशांत कब होंगे? जब आपका 0 बचेगा, लास्ट में 0 बचेगा और वहाँ पे क्या होगा, कटना पिटना सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका 0 नहीं आएगा, एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। जैसे 3 बच रहा है तो बार बार 3 ही बचेगा, 1 बचा तो बार बार 1 ही बचेगा, ऐसे। तो वो क्या आपका अशांत हो गया, शांत और अशांत। ठीक है, अगर अनवसानी याद नहीं रहता तो अशांत भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके विपरीत अब आप यह मान लीजिए कि संख्या रेखा पर चलने पर आपको 3.142678 जैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, या 1.272727 अर्थात 1.27 जैसी संख्या प्राप्त होती है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती में है। तो इससे क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है? तो क्या आप ये पता कर पाएंगे? हाँ भाई बिल्कुल, दशमलव लगा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, परिमेय संख्या बन सकती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अगर संख्या है तो क्या है, हाँ ये दशमलव में और यह परिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध नहीं करेंगे परंतु कुछ उदाहरण लेकर इस तथ्य को प्रदर्शित करेंगे। शांत स्थितियां तो सरल होती हैं। अब देखो ये उदाहरण, चलो अब जल्दी से कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल दे रखा है कि दिखाइए कि 0.3333 यानी कि 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमें पता, हमें या नहीं जानते हैं कि 0.3 बार क्या है, यानी कि 3 कितनी बार हैं इस सीरीज़ में, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, अब हम इसे x मान लेते हैं। अब हमने मान लिया है कि 0.3 बार जो है यानी कि x बराबर हमने मान लिया है 0.3333 जो कंटिन्यू है। ठीक है, ये x है, हमने मान लिया। ठीक, अब यही वह स्थिति है जिसमें हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। क्या युक्ति लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 10x। क्यों किया 10 से मल्टीप्लाई, ये भी बता दें। देखो जितने जो संख्या जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही होती है, ठीक है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है उस संख्या में
उतनी से हम गुणा करते हैं, यानी उतना ज़ीरो लगा के उस संख्या में। जैसे इसमें क्या हो रहा है, 0.3333 में हमारा 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी क्या आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ 3 की हो रही है, यानी कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर 32 की पुनरावृत्ति हो रही होती तो हम कहते हैं 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या लगाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं, यानी 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसे 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी कि एक अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 10 से, 2 अंक की होगी तो 100 से, 3 अंक की होगी तो 1000 से, यानी जितने अंकों की होगी उतने ज़ीरो हम एक के आगे लगा देंगे और उससे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 0.3 है, यानी कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। तो 10x का मतलब क्या है, 10 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.3333। तो हमने यहाँ पे इसी को 10x जब किया तो ये आ गया 10 इंटू ये 0.33, ठीक है। तो आपका 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम 10 लगाएंगे तो एक एक अंक से दशमलव आगे बढ़ जाएगा, इसलिए 3.3। जैसे कि क्या होता है, जब हम 2.4 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या होता है, क्या होता है हमारा 24.0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हमारा एक अंक के बाद दशमलव था, और जब हम अगर नॉर्मली 24 को 10 से गुणा करें तो 240 आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा 240 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था ना, तो गुणा करने के बाद एक अंक के बाद दशमलव आता है। सेम यही कहानी है ना कि एक अंक आगे बढ़ जाता है, खिसक जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम 10 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3.3333 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि ये जो है हमारा ना 3.333, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी 2 भागों में तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ा गया, मतलब एक भाग वो होगा जो हमने x बराबर माना था वो निकलना चाहिए, और एक भाग हमारा अलग, यानी कि हम 3.33 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 + 0.33, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जब हम 3 में जो है ऐड करेंगे 0.33 तो हमारा फिर वही 3.33 तो आएगा, यानी कि हम इस 3.33 वाली जो सीरीज़ है, ये जो हमारा 3.33 है, इसको हम 0.33 में भी तो ऐड लिख सकते हैं, यानी 3 + x भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्या लिख रहे हैं हम, x लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही, फिर से देखते हैं, इसको तोड़ के दिखाना है, ठीक है। इसको तोड़ा हमने 0.33 को, तो देखो कैसे होगा, 3 + 0.3333, ठीक है। इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब इसका मान क्या है, ये क्या है, ये हमारा है x, तो हम इसकी जगह x लिख देंगे, यानी कि 3 + x लिख दिया, ठीक। तो हमारा क्या आ गया, यानी 10x = 3 + x, ठीक। अब यहाँ क्या था, 10x बराबर हमने ये लिखा था, फिर इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, यानी 10x बराबर ये आया। अब इसको भी 2 भागों में तोड़ दिया तो वो हमारा क्या होगा, 10x = 3 + x। तो 10x और 10x, अब इधर प्लस है तो इसको लेके इधर माइनस में, तो -x = 3। तो 10x में से जब x जाएगा तो क्या बचेगा, जब 10x में से x जाएगा हमारा 9x बचेगा, ठीक है। 10x में से हमारा जब 3x गया तो क्या बचा, 9x। अब 9x = 3 तो x बराबर क्या होगा, 1/3, क्योंकि इधर गुणे में है, नीचे जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x = 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9, और 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9, इसीलिए x बराबर क्या है, 1.3। बात समझ में आई, ये परिमेय रूप में बदल गया, और q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 भी है, यहाँ पर इस कंडीशन को भी अप्लाई हो रही है, और ये p/q का फॉर्मेट भी बन गया है, ठीक है। बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से, 1-2 एग्जाम्पल करा देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे क्या कह रहे हैं, दिखाइए कि 1.272727 यानी 1.27 बार को p/q में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने मान लिया है इसकी वैल्यू x, ठीक है। हमें x मानना है यार, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, वैसे x ही कॉमन मानते हैं मैथ्स में, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, आप बता सकते हैं, किससे गुणा करेंगे हम। इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है भाई, इसमें 27 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसीलिए यहाँ पे क्या है 100x बराबर ये है। क्यों, क्योंकि x बराबर ये था, x बराबर 1.27, ठीक है, x बराबर 1.27, तो 100x बराबर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 अंक इधर खिसक गए, तो 2 अंक के बाद इधर दशमलव आ गए, इसीलिए 127.2727 आ गया, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, फिर हमने 2 भागों में तोड़ दिया, हमें एक भाग ये वाला चाहिए होता है, क्योंकि तो हमने 126 + 1.2727, अब देखो इसको ऐड करोगे तो यही तो आएगा, 126 प्लस क्या हो गया 1.27,
अब यहाँ पे 0.0, क्योंकि दशमलव के बाद के अंक के नीचे दशमलव के बाद के लिखे जाते हैं, दशमलव के पहले वाले के नीचे दशमलव के पहले वाले। अब इसको जब ऐड करेंगे क्या आएगा, ये 7, ये 2 और 6 और 1 7, ये फिर 127.2727 यही तो आ रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे भी तोड़ लिया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ लिया यहाँ पर। अब इसका क्या मान रखा है, इसका मान फिर से यहाँ पे x है, तो हमने फिर से उठा के यहाँ पे x रख दिया, यानी कि 100x, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या बन गया, 100x बराबर 126 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे बन गया हमारा 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस x, ठीक। तो 100x क्या हो गया, इधर प्लस था इधर चला गया माइनस में, 100x माइनस x बराबर 126, यानी इसमें जब 100 में 1 जाएगा तो 99, 99x बराबर 126, तो x बराबर 126/99। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि 126/99, इसको 3 से काट सकते हैं आप, 3 4 12, 3 2 6, ओके, 3 3 9 एंड 3 3 9। अब ये किससे जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 1 3, 3 4 12, तो 14/11 आ गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अपना रीचेक करना है कि हमारा आंसर सही आया या गलत, तो क्या करेंगे हम, जो 14/11 आया तो 11 से हम 14 को भाग देकर देख लेंगे, वापस यही आना चाहिए, जिससे यही आना चाहिए जो हमारा शुरुआत में दे रखा था प्रश्न में। तो 11 1 11 बचा 3, तो पॉइंट लगाएंगे, आप 0 बजाएंगे, फिर क्या होगा 11 2 22, और फिर बचेगा आपका 8, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 7 जाए, यानी 1.27 बाहर आएगा, सेम आ गया, यानी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि 0.23535, ये है आपका कंटिन्यू, ठीक है। इसमें 0.235 बार को P/Q में व्यक्त करना है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी, 2 3 5 की, यानी 235 235 235 आ रहा बार बार, उतने ही के अंकों के बाद बार भी लगाए जिसकी पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम किससे गुणा करेंगे, इसमें हम 1000 से 1000 से नहीं करना है, इसमें किससे गुणा करेंगे हम, तो हमने समझ लिए सारे एग्जाम्पल्स को हमने समझ लिया है, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपके लिए इनफ हैं, अब आप बाकी बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे की बात कर लेते हैं। इस प्रकार व्यक्त करते हैं, करें एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, यानी कि अशांत होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। बात ठीक है, क्लियर हो गई, हमने ये देख लिया उदाहरण से। फिर अब हम यह जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ऊपर बताए गए गुण के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावती हैं, अतः ऊपर परिमेय संख्याओं के बताए गए गुण के समान अपरिमेय संख्याओं का यह गुण होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वह अपरिमेय होती है। यानी कि वो संख्याएं जिनमें क्या होता है, हमारा दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का होता है, यानी कि क्या होता है जिसमें लास्ट में एक 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 बचता है, तो वो संख्या क्या होती है, वो अपरिमेय होती है, ना कि परिमेय होती हैं। परिमेय कौन होंगी, परिमेय वो होंगी जिनमें हमारा 0 बच रहा था, ठीक है, या इस टाइप की, या फिर क्या था हमारा जो दे रहा था उसमें, ठीक है। लेकिन ये क्या नहीं है, ये हमारी अनावर्ती आवर्ती में आती हैं। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे पिछले अनुच्छेद में हमने एक अपरिमेय संख्या 0.1011 ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है, इसकी चर्चा की थी। मान लीजिए आप s बराबर ये है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि यहाँ अनवसानी आवर्ती है, अनावर्ती है, अतः ऊपर बताए गए गुण के अनुसार यह अपरिमेय है। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि आप s के समरूप अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं जनित कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्याओं में √2 और पाई के संबंध में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ कुछ चरण में उनके दशमलव प्रसार दिए गए। देखो √2 का हमें फॉर्मूला जो सिंपल से पता होता है, मतलब फॉर्मूला नहीं सॉरी, √2 का जो हमें मान पता होता है वो 1.414, बस इतना ही बताया जाता है, या 1.42 हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार इसमें क्या होता है, वही चीज़ें घूमती रहती है अंक, ठीक है। तो √2 का मान हमें ये पता, हमें पाई का मान क्या पता है, 3.14 पढ़ाया जाता है, या फिर 22/7 पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सही एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है पाई इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 22/7, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ इसके निकटतम मान है, सन्निकट मान है, यानी कि इसके पास तक, लगभग एकदम पास तक है, लेकिन ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, इसका प्योरेस्ट मान ये नहीं होता है 22/7, ठीक है। यानी कि ये इसका क्या है, देखो भाई इसमें क्या है, इसमें दशमलव प्रसार बहुत बड़ा है, इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, तो ये भी पूरा अनंत है, इसलिए इसका क्या है, पूरा सन्निकट मान है, ना कि पूरा प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। वर्षों से गणितज्ञ ने अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की विभिन्न तकनीकें विकसित की है। उदाहरण के संभवतः आपने विभाजन विधि से √2 के दशमलव प्रसार में अंकों को ज्ञात करना अवश्य ही सीखा होगा। चलो आगे देखते हैं।
ध्यान दीजिए कि प्रथम 5 दशमलव के लिए दिया क्लोज का चलो आगे 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 आगे, अब इसको छोड़ते हैं। इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं निकालिए। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमने 1/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये आएगा। इसमें आप सरलता से परिकलित कर सकते हैं कि 2/7 जब हम करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच अनवसानी अनावर्ती हो। इस प्रकार की आप अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की संख्या का एक उदाहरण क्या है? 0.150 कहने का मतलब क्या है कि हम अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच एक अनवसानी अनावर्ती होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, चलो एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। 1.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 36/100 का, इसका मतलब है 100 से हमको 36 को भाग देना है, ठीक है, यानी 100 से 36 को। तो हम ऐसे करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 से आपको भाग देना है 36 को, यानी कि 100 से 36 को। अब चूंकि हमारा 36 तो 100 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो हमने एक पॉइंट लगाया, अब ज़ीरो पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे ही लगा दिया जाता है क्योंकि खाली पॉइंट में संख्या नहीं लिखी जाती, इसलिए कभी भी दशमलव के पहले अगर यदि कोई संख्या नहीं है तब हम उसके आगे ज़ीरो लगा देते हैं। फिर पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 360, तो ये क्या है, 100 से ज़्यादा है, यानी कि हम ये 100 से काट सकते हैं। तो हमें पता है कि 100 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। अब हमारा शेष क्या बचा, 60, ठीक है। अब 60 चूँकि छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही बढ़ा सकते हैं, हम दो नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें दूसरा ज़ीरो चाहिए तो हमें यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ये कट सकता है, तो किसके बार में जाएगा, तो ये 6 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो लास्ट में हमारा क्या बचा, ज़ीरो, यानी कट गया सब कुछ ना, तो ज़ीरो बचा। अब क्या हो गया, यानी कि इसका जो हमारा दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है, इस पहले वाले का जो हमारा दशमलव प्रसार आएगा वो क्या आएगा, 0.36। तो ये आपका हो गया दशमलव प्रसार, ठीक है। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो ये किस प्रकार का है, ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, क्योंकि अंत में ज़ीरो बचा है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। इस तरीके से ये आप पूरा क्वेश्चन आपको ये ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाना है और फिर लास्ट में लिखना है कि दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार ये है, और उसके बाद क्या लिखना है कि यह दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा भी एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा है 1/11, दूसरा वाला हमारा है 1/11 का। तो 1/11 आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही हमने 100 से 36 को भाग दिया वैसे ही आपको 11 का 1 से करके निकाल लेना है, ठीक है। और आपको बता लेना है कि ये क्या है, शांत है या अशांत है, कौन सा है, ठीक है। अब मैं तीसरा बता देती हूँ, सही बटे वाला कैसे करना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं बता दूंगी, ठीक है। ये है आपका 4 सही 1/8, ठीक है, 4 सही 1/8। अब आप कहोगे इसको कैसे करें, तो इस सही बटे को पहले साधारण बटे में बदल लेंगे, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बीच मल्टीप्लीकेशन और इसके बीच एडिशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 से कितना होता है, 32, और 32 और 1 33, यानी 33/8 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई है? तो ये हमारा हो गया 33/8, यानी कि जो 4 सही 1/8 था वो क्या हो गया हमारा, 33/8 हो गया। अब इसे हम नॉर्मली जैसे हमने 36/100 किया था वैसे हम ये कर लेंगे। अब हम 8 से 33 को भाग देंगे, ठीक है। अब ये वाला हम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि अब हमारा क्या था, 33/8 यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 33। अब क्या हमें दशमलव लगाने की ज़रूरत है, पहले नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 से बड़ा है 33 और 8 के पहाड़े में कितना आता है, अभी हमने देखा था 8 4 जा 32 होता है। तो हम 8 4 जा 32 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मान अधिक आएगा। तो 8 4 जा 32। अब हमारा क्या बचा शेष यहाँ पर,
1 बचा। ठीक है, अब 1 तो कम है तो अब हमें दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 8 1 जा 8, तो क्या बचेगा अब शेष 2। ठीक है, अब फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे तो क्या 8 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता है, तो 8 2 जा 16 करेंगे। ठीक है, तुम्हारा क्या बचेगा, ये मैं इधर लिख रही हूँ, देख लीजिएगा। तो हमारा बचेगा 4 शेष। ठीक, 4 बचा। अब फिर हम 0 लगाएंगे तो 8 5 जा 40, पूरा कट गया। लास्ट में क्या बचा, 0, यानी ये भी कट गया। तो ये क्या है, ये 5 लिखा है। ठीक है आपका, तो आपका जो इसका दशमलव प्रसार आया वो क्या आया, 4.125, ये आया इसका दशमलव प्रसार। तो और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे शांत प्रकार का दशमलव प्रसार, क्योंकि ये भी शांत हो गया, इसमें भी लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा शांत प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हमें बाकी सारे के भी सारे क्वेश्चन भी करने हैं। ऐसे ही हमें 3 और 13 का करना है, 11 और 2 का करना है और 329/400 का करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में आया है नहीं आया। नहीं आया है तो आप क्लियरली बता दीजिएगा कि नहीं आया है, तो हम एक वीडियो पूरे प्रश्नावली पे बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसके आगे के जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सॉल्व करके दिखा देंगे, लेकिन आप तब तक प्रयास कीजिए कि आप ये सारे खुद से करने की कोशिश कीजिए कि आपका हो जाए। ठीक है, तो ये आपका सारा जो है वो होमवर्क है और आपको करना है और आपको बताना है कि आपको आया समझ में या नहीं आया है, और मुझे ये बताएंगे कहाँ आप लोग, कमेंट में। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर का यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन दिखाऊंगी कि कैसे कौन सा सवाल करना है। तब तक आप लोग ये वाला पूरा जो है देख लीजिएगा अच्छे से, और जितने सवाल दिए हैं उनको एक बार कोशिश कीजिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी 1.3 का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर लें, सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कोई भी वीडियो डाली जाए। तो इसी के साथ चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत सभी को।